हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और इस वीडियो में हम लोग करने वाला है आईडीटी का अमेंडमेंट। स्पेसिफिकली बोलूं तो कस्टम का अमेंडमेंट, जो कि है वेयर हाउसिंग चैप्टर। ये चैप्टर पहले भी था, फिर हटा दिया, वापस से डाल दिया। तो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है इस टर्म के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इजी टॉपिक है ये। तो इसको कवर अप करने के लिए टोटल आप 13 पॉइंट्स है। ये अपना कंसाइज बुक है। इस कंसाइज बुक का जो वेयर हाउसिंग का पोर्शन है, इसका पीडीएफ मैंने नीचे डाला है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और आप पूरा बुक खरीदना चाहो तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चाहो तो पूरी बुक खरीद लो, तुमको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा रिवीजन के लिए। रिवीजन से याद आया, आईडीटी की रिवीजन सीरीज आने वाली इसी यूट्यूब चैनल पे। तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलो बढ़ते हैं वेयर हाउसिंग की तरफ। वेयर हाउसिंग जो चैप्टर है, इसको हमने टोटली डिवाइड किया 13 पॉइंट्स में। ये 13 पॉइंट प्लस क्वेश्चनर आपको पूरा चैप्टर इजीली कवर अप हो जाएगा। तो क्या है वो, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है जो कि बात करता है टाइप ऑफ वेयर हाउसेस। अब वेयर हाउसेस क्या होता है, याद करो अपने जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें अपने क्या पढ़े थे कि पहले गुड्स आता है, जब कस्टम बैरियर पे आता है, कस्टम स्टेशन पे आता है, तो फिर वहां से या तो वो होम कंजम्पशन के लिए जाता है या तो वेयर हाउसिंग के लिए जाता है। होम कंजम्पशन के लिए 46 में बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं एंड वेयर हाउसिंग के लिए भी 46 में बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। फिर वेयर हाउसिंग से छुड़वाने के लिए, होम कंजम्पशन के लिए, उसमें अपने अंडर सेक्शन 68 एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं। तो टाइप ऑफ वेयर हाउसेस, जो कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है, पब्लिक, प्राइवेट एंड स्पेशल। तो जो पब्लिक वेयर हाउसेज होता है, इसको स्टैब्लिश और मैनेज गवर्नमेंट करता है और इसमें ड्यूटीएबल गुड्स जाता है। जो प्राइवेट वेयर हाउस होता है, उसको स्टैब्लिश और मैनेज प्राइवेट पार्टी करता है, उसको लाइसेंस कस्टम डिपार्टमेंट देता है कि हाँ तुम सेटअप कर लो, तुम मैनेज करो इसको। इसमें भी ड्यूटीएबल गुड्स जाता है, जो कि लाइसेंस से इंपोर्ट करता है। स्पेशल वेयर हाउस के केस में क्या होता है, स्पेशल वेयर हाउस में ये डिफरेंस है कि ये फिजिकल कंट्रोल में होता है प्रॉपर ऑफिसर के, कस्टम के फिजिकल कंट्रोल में होता है। इनफैक्ट इसमें कस्टम का ताला भी लगता है, ताला भी कस्टम का लगता है। और इसमें ड्यूटीएबल गुड्स जाता है कौन से, जो नोटिफाई किए गए हैं, जो भी नोटिफाई सीबीआईसी ने किया है, वो वाले गुड्स इसमें चले जाते हैं। पब्लिक एंड प्राइवेट वेयर हाउस जो होता है वो कंट्रोल में तो होता है कस्टम के, लेकिन वो रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल में होता है। रिकॉर्ड बेस्ड मतलब क्या आया क्या गया, बस एक रिकॉर्ड बनाओ, उस रिकॉर्ड को सेंड करो कस्टम अथॉरिटी को, दैट्स इट। बट स्पेशल वेयर हाउस में क्या होता है, फिजिकल कंट्रोल होता है प्रॉपर ऑफिसर का। प्रॉपर ऑफिसर के निगरानी में ही गुड्स आएगा, गुड्स जाएगा उस वेयर हाउस में, क्योंकि नोटिफाइड गुड्स है ना, कुछ इंपॉर्टेंट गुड्स होंगे उसमें, इसीलिए। तो फर्स्ट पार्ट तो अपना ऐसे ही खत्म हो गया। टाइप ऑफ वेयर हाउसेस 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया पब्लिक, प्राइवेट, स्पेशल। पब्लिक वेयर हाउस कौन होता है, स्टैब्लिश और मैनेज गवर्नमेंट करता है, ड्यूटेबल गुड्स आता है। प्राइवेट वेयर हाउस कौन मैनेज करता है, थर्ड पार्टी मैनेज करता है। और उसको लाइसेंस कौन देता है, कस्टम अथॉरिटी उसको लाइसेंस देता है। एंड उसमें ड्यूटेबल गुड्स आता है, जो भी लाइसेंस से इंपोर्ट करता है। थर्ड होता है स्पेशल वेयर हाउस, जिसमें कि फिजिकल कंट्रोल कस्टम का होता है, ताला भी कस्टम का लगता है। एंड इनफैक्ट उसमें जो रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल नहीं होता है, उसमें प्रॉपर ऑफिसर के निगरानी में ही गुड्स आता है, गुड्स जाता है। इसमें कौन से गुड्स आते जाते हैं, सिर्फ नोटिफाइड गुड्स, ठीक है। मैंने क्या बोला था, लाइसेंस मिलता है ऊपर। तो इस लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कॉन्ट्रावीन किया क्या, एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, विच एक्ट, कस्टम एक्ट, ब्रीच एनी ऑफ द कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस। लाइसेंस जब आपको दिया गया तो बहुत सारे कंडीशन आपके सामने रखे। अगर आप उस कंडीशन को ब्रीच कर देते हो, अगर आप उस कंडीशन को ब्रीच कर देते हो तो भी आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम और कमिश्नर ऑफ कस्टम में कैंसिल द लाइसेंस। तो लाइसेंस कौन कैंसिल कर सकता है, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर। बट बिफोर कैंसिलेशन आपको ओओबीएच मिलेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा आपको। अगर पेंडेंसी ऑफ कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी इंक्वायरी अगर पेंडिंग है, तो जितने भी ऑपरेशन है वेयर हाउस के, जितने भी ऑपरेशन है वेयर हाउस के, वो सस्पेंड हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। और सस्पेंशन जब होगा, सस्पेंशन का जो पीरियड होगा, उसमें कोई भी गुड्स डिपॉजिट नहीं होगा वेयर हाउस में, कोई भी गुड्स डिपॉजिट नहीं होगा वेयर हाउस में। वेर लाइसेंस इज कैंसिल द गुड्स वेयर हाउस शैल बी। अच्छा देखो, गुड्स को वेयर हाउस से निकालने का 3 तरीका होता है, बस ये आगे भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी पढ़े। सिर्फ 3 तरीकों से आप गुड्स को निकाल सकते हो। नंबर 1 जो तरीका है, या तो आप उसको एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस ले जाओ। दूसरा, आप उसको होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवा लो। थर्ड है, या तो आप उसको एक्सपोर्ट कर दो। तो कहीं पे भी आप पढ़ो ना, वेयर हाउस में गुड्स को निकालने का तरीका सिर्फ 3 ही है, या तो दूसरे वेयर हाउस में डाल दो, या तो एक्सपोर्ट कर दो, या तो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कर दो 68 में एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करके। तो इसमें क्या बोलता है, वेयर लाइसेंस इज कैंसल्ड द वेयर हाउस गुड्स शैल बी रिमूव फ्रॉम सच वेयर हाउसेस, क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन या एक्सपोर्ट। बोला था ना 3 तरीका, वही 3 तरीके हैं, वही 3 तरीकों से रिमूव कर सकते हैं। आगे भी पढ़ेंगे, आएगा भी।
Goods shall be removed within 7 days from the date on which order of such cancellation is served, and extension मिल जाएगा इसमें. Till the time the goods are deposited in warehouse, they will continue to be governed by warehousing provision under custom law. मतलब इसका ये हुआ कि अगर आपका लाइसेंस कैंसिल हो गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बच गए, आपको ड्यूटी नहीं देनी है उस दौरान जो आपका गुड्स वहां पे रखा हुआ है. लाइसेंस कैंसिलेशन भी अगर हो गया या सस्पेंड भी हो गया तो उस दौरान भी वो कस्टम एक्ट यानी वेयर हाउसिंग का जो प्रोविजन है वो उस पर एप्लीकेबल रहेगा उस गुड्स पे. जो एज इट इज, जैसे आप एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे वैसे करके आप उसको निकालोगे तो वो आपको करना ही पड़ेगा. तो सेकंड पॉइंट में हमने क्या पढ़े, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस. लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कॉन्ट्रावेन कर दोगे कोई भी प्रोविजन ऑफ द एक्ट. सेकेंडली, लाइसेंस में आपका कोई कंडीशन रहा आप उसको ब्रीच कर दिया तो कैंसिल हो जाएगा. कौन कर सकता है, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर कर देता है. पेंशन के दौरान कोई भी गुड्स एंटर नहीं करेगा वेयर हाउस में. वेयर हाउस से निकालने का हमेशा 3 तरीका होता है, होम कंजम्पशन, एक्सपोर्ट, और या तो फिर आप एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में डाल दो. ये 3 तरीके होते हैं. तो इसमें भी ऐसे ही बोलता है कि जिस दिन आपका कैंसिल हुआ वहां से 7 दिन के अंदर आप इन 3 तरीकों से अपने गुड्स को वहां से हटा लेना. एंड एक्सटेंड भी मिल सकता है इस पीरियड को. एंड टिल द टाइम गुड्स आर डिपॉजिटेड इन वेयर हाउस दे विल कंटिन्यू टू बी गवर्न बाय वेयर हाउसिंग प्रोविजन. आप ये नहीं बोल सकते कि आप पे लागू नहीं होता है. सेकंड पॉइंट भी गया. वेयर हाउस बॉन्ड. थर्ड पॉइंट, वेयर हाउसिंग बॉन्ड. अब देखो, वेयर हाउस में आपका गुड्स जब रखा जाता है तो आपको ड्यूटी तब नहीं देना होता है. आपको ड्यूटी कब देना होता है, जब आप वेयर हाउस से क्लियर करवाते हो. 3 तरीकों से क्लियर कर सकते हैं, या तो एक्सपोर्ट कर दो, या तो होम कंजम्पशन कर दो, या तो एक से दूसरे में डाल दो. तो जब आप ये करोगे ना तो वो तो आपका चाचा भतीजा है नहीं, तो आपको जानता तो है नहीं कि आप पैसा दोगे कि नहीं दोगे. तो वो क्या करेगा, बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा देगा. तो बॉन्ड जो एग्जीक्यूट होगा ना वो क्या होगा, देखो, इंपोर्टर हैज टू फर्निश वेयर हाउसिंग बॉन्ड एंड सिक्योरिटी फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ गुड्स फॉर ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस टू अनदर विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी. ये बॉन्ड हम लोग को तभी एग्जीक्यूट करना पड़ता है कभी भी वेयर हाउस में अगर अपने डल रहे हैं ना तो अपने को बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ता है. तो बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक होता है कंसाइनमेंट बॉन्ड, एक होता है जनरल बॉन्ड. कंसाइनमेंट बॉन्ड क्या हो गया, कंसाइनमेंट बॉन्ड मतलब बस हम लोग जैसे एक बंदा है उसने फर्स्ट टाइम इंपोर्ट किया, अब उसने अगर इंपोर्ट किया है तो उसको कुछ बॉन्ड देना पड़ेगा. अगर उसको वेयर हाउस में अपने गुड्स को रखना है तो होम कंजम्पशन के लिए बॉन्ड देना पड़ता है क्या, नहीं, होम कंजम्पशन के लिए बॉन्ड नहीं देना पड़ता है. सिर्फ और सिर्फ वेयर हाउसिंग के लिए बॉन्ड देना पड़ता है. क्या देना पड़ता है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूटी डिटरमाइन, जितना भी ड्यूटी आया इंपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट कंसाइनमेंट बॉन्ड. एग्जीक्यूट करना पड़ेगा उसको कंसाइनमेंट बॉन्ड. थ्राइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ऑलरेडी एसेस. जितना भी आपका ड्यूटीज एसेस हुआ उसका 3 टाइम्स कंसाइनमेंट बॉन्ड देना होगा. टू पे इंटरेस्ट एट द रेट 24% पर एनम एंड फाइन एंड पेनल्टी. टू पे वेयर हाउसिंग चार्जेस, ये सब उसमें कवर होंगे. जनरल बॉन्ड क्या होता है, मान लो आप हो, आप ठहरे बड़े आदमी. अब आप बड़े आदमी हो तो आपका रोज का काम है इंपोर्ट करना. अब आप रोज इंपोर्ट करते हो, रोज वेयर हाउस में डालते हो, तो आप बोलोगे यार हर बार मैं कर रहा हूँ, हर बार थ्राइस, हर बार कर रहा हूँ, हर बार थ्राइस. तो आप जाओगे कस्टम डिपार्टमेंट के पास, उसको बोलोगे कि यार देख मैं तो रोज कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ मतलब कंसेशन टाइप का दे दो या ये वन टाइम कुछ दे दो. तो अथॉरिटी क्या करेगी, आपका पास्ट देखेगी, आपका फ्यूचर देखेगी और फिर डिसाइड करेगी कि इतना अगर इससे बॉन्ड ले लेना तो ओवरऑल मोटा मोटी अपना कवरेज हो जाएगा. तो इसको बोलते हैं जनरल बॉन्ड. इसमें क्या होता है, assistant or deputy commissioner of custom may permit an importer to execute a general bond in such amount as he may approve. The bond amount is determined by AC and DC, having regard to past import warehouse and the goods involved in such consignment, anticipated import and expected revenue involved. तो ये सब के बेसिस पे एक बॉन्ड का अमाउंट डिसाइड करेगी जो जनरल बॉन्ड का अमाउंट रहेगा. थ्राइस नहीं रहेगा, थ्राइस हो भी सकता है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस, बट ऐसे मतलब थ्राइस नहीं रहेगा. टाइप ऑफ बॉन्ड दो हो गया, कंसाइनमेंट एंड जनरल. कंसाइनमेंट बॉन्ड थ्राइस द अमाउंट, 24% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दोगे, वेयर हाउसिंग चार्जेस दोगे, ड्यूटीज वगैरह दोगे, ये सब कवर होगा उसमें. जनरल बॉन्ड जो होगा वो आपके लिए स्पेशली बनाया जाएगा, एसीडीसी बनाएगा आपका पास्ट और आपका फ्यूचर देख के, एंड उसमें एक अमाउंट डिटरमाइन करेगा, उतना अमाउंट का आपको बॉन्ड एक्सिक्यूट करना पड़ेगा. फोर्थ नंबर पॉइंट पे आ गया अपने परमिशन फॉर रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर डिपॉजिट इन वेयर हाउस. याद करो इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, वंस द इंपोर्टर हैज फर्निश्ड द स्टिपुलेटेड बॉन्ड एंड सिक्योरिटी, प्रॉपर ऑफिसर मे मेक एन ऑर्डर परमिटिंग द डिपॉजिट इन वेयर हाउस. सच ऑर्डर मे बी मेड इलेक्ट्रॉनिकली. मतलब जब आप सारी चीजें फुलफिल कर दोगे, बॉन्ड दे दिया, सिक्योरिटी दे दिया और सारा फाइल वाइल कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स, तो उसके बाद आपको क्या होगा, ऑर्डर आएगा, प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर देगा कि जा भाई इस कस्टम स्टेशन से उठा के इसका गुड्स को वेयर हाउस में रख दो, कस्टम स्टेशन से उठा के इसका गुड्स को वेयर हाउस में रख दो. तो फोर्थ नंबर पॉइंट भी अपने कर लिए. एंड अपने आप बढ़े पीरियड फॉर विच
गुड्स में रिमेन इन वेयर हाउस, कितने दिन के लिए वेयर हाउस में रहेगा। पानी पी लेता हूं। सो पीरियड फॉर विच गुड्स में रिमेन इन वेयर हाउस, क्लास ऑफ गुड्स, टाइम पीरियड एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बताता हूं, रुको ना। अगर आपका गुड्स है, जो आपने गुड्स मंगाया है और वेयर हाउस में रखा है, वो गुड्स बाद में 100% ईओयू में चला जाएगा या ईएचटीपी या एसटीपी। ईएचटीपी एसटीपी ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, एक तरह से समझ लो ईओयू ही जैसा ही है, बट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंडस्ट्री का है। तो उस केस में क्या होगा, अगर आप कैपिटल गुड्स लेके आए तो आपके पास अनलिमिटेड टाइम, आप जब तक चाहो तब तक रख सकते हो, टिल द क्लियरेंस ऑफ सच गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस। अदर गुड्स है तो उस केस में भी आपको अनलिमिटेड टाइम है। तो फिर बाइफर्केशन क्यों किया, बताता हूं ना। इसका बाइफर्केशन क्या है, टिल द कंजम्पशन। कंजम्पशन नीचे पढ़ेंगे हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी कर सकते हैं ना, वेयर हाउस में पढ़ेंगे, है प्रोविजन, तब समझेगा। अभी बस समझो कि कैपिटल गुड्स हो या अदर गुड्स हो, अनलिमिटेड टाइम है, जब तक क्लियर नहीं कराओगे तब तक रख सकते हो, इंटरेस्ट फ्री, कोई इंटरेस्ट नहीं लगने वाला, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। वेयर हाउसिंग चार्जेस लगेंगे क्या? ऑब्वियसली यार लगेंगे ना। चलो, अदर देन वन, जो ऊपर बताया, जो 100% ईओयू ईएचटीपी एसटीपी पे नहीं जाने वाला है आपका गुड्स, आपने गुड्स मंगाया और वो नॉर्मल होने वाला है, नॉर्मली मतलब होम कंजम्पशन या एक्सपोर्ट वगैरह के लिए जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, टिल द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर परमिटिंग डिपॉजिट, not into bond bill of entry. 1 year not from into bond bill of entry, 1 year is from order permitting the deposit। जिस दिन ऑर्डर आपको मिला, जो कि अभी अपने यहाँ पे पढ़ के आए 4th नंबर पॉइंट पे, ये ऑर्डर जिस दिन आया वहां से 1 ईयर के अंदर आपके पास टाइम है, आप वेयर हाउस में रख सकते हो। 1 ईयर अगर क्रॉस हो गया तो फिर इम्प्रॉपर रिमूवल होगा, वो भी नीचे पड़ेंगे, इसमें कवर है। और 1 ईयर से कम रखना है तो रख सकते हैं क्या, किसी 1 ईयर रखना पड़ेगा? 1 ईयर से कम भी रख सकते हो यार, जितना मन उतना रखो, बट 1 ईयर के बियॉन्ड नहीं जा सकते हो, 1 ईयर के बियॉन्ड नहीं जा सकते हो। इंटरेस्ट will be payable if goods remain in the warehouse beyond 90 days from the date on which order permitting such goods in a warehouse under section 60 is made, and rate of interest is 15% per annum on duty payable, ठीक है, from the expiry of 90 days till the date of payment of duty। अभी आप बोले कि 1 साल तक रख सकते हैं, अभी इंटरेस्ट कहां से आ गया? भाई साहब हमारी बात सुनो, हम क्या बोल रहे हैं आपको, हम बोल रहे हैं कि 90 डेज तक आप इंटरेस्ट फ्री रखो। राइटिंग नहीं समझ में आ रही है इसलिए तो बोल रहा हूं। 91st डे से लेके जब तक आप उसमें रखोगे, मैक्सिमम आप वैसे भी 1 ईयर तक ही रख सकते हो, तो इस केस में आपको 15% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 90 दिन तक इंटरेस्ट फ्री, वेयर हाउसिंग चार्जेस ऑल सिनेरियो में पे करना पड़ेगा यार, इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। सो इट्स वेरी मच सिंपल। अगर आप इन्हें गुड्स इंपोर्ट किया है, उसको वेयर हाउस कराया और वो गुड्स बाद में 100% यूयू में जाने वाला है, तो आपके पास अनलिमिटेड टाइम है, जब तक रखना है तब तक रखो, और कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना है। क्यों किया गया? एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए यार, ऑब्वियस सी बात है। अभी 100% यूयू वाला एंड गुड्स अदर देन वन वाला है, तो उस सिनेरियो में आपके पास है 1 ईयर, मैक्सिमम आप 1 ईयर तक रख सकते हो, फ्रॉम इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर परमिटिंग टू डिपॉजिट इन वेयर हाउस, ठीक है। 90 दिन तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 91st डे से आपका इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा, जब तक का आपका वेयर हाउसिंग पीरियड है तब तक, एंड उस केस में 15% पर एनम के हिसाब से लगेगा, ठीक है। 90 डेज 15, ये सब 15% पर एनम किस में लगेगा, आपका जितना ड्यूटी पेबल है उसका 15% आपको देना पड़ेगा। एंड ये सारे डेट्स आपको कहां से कैलकुलेट करने, ऑर्डर परमिटिंग टू डिपॉजिट इन वेयर हाउस, ठीक है, नॉट इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, याद रखना, फंसोगे आगे जाके, एमसीक्यू आता है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। रिवीजन वीडियो ऑफ इंटायर आईडीटी विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ सीएम एंक्वेरी, इसी चैनल पे आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो एग्जाम्पल एंड सर्कुलर भी देख लेते हैं। एक्स, एन इंपोर्टर अदर देन 100% ईओयू imported some goods and deposited them in warehouse on 12th April. The goods were re-exported without payment of duty on 15th August। अच्छा, इस केस में क्या हुआ था, इस केस में ये केस लो है, इसमें क्या हुआ था कि जब एक्सपोर्ट किया तो ड्यूटी दिया नहीं, और जब ड्यूटी ही नहीं दिया तो 15% पर एनम लगाऊं किस पे, ड्यूटी होगा तो 15% पर एनम लगेगा ना, जब ड्यूटी ही नहीं तो 15% पर एनम कैसे लगेगा। तो इस सिनेरियो में क्या होता है, इस सिनेरियो में आप पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जब ड्यूटी ही नहीं है तो इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। तो प्रतिभा प्रोसेसर का ये केस था, इसमें क्या हुआ था, द apex court has held that when goods at the time of removal from warehouse are wholly exempted from payment of duty, the liability to pay interest cannot be settled on a non-existing
ड्यूटी, तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट फ्री पीरियड ऑफ 90 डेज अंडर सेक्शन 61 इन रिस्पेक्ट ऑफ वेयर हाउस गुड नॉट इंटेंडेड फॉर 100% ईओयू, चूंकि 100% ईओयू वाला होता है तो उसमें तो इंटरेस्ट लगता ही नहीं, और अनलिमिटेड पीरियड भी है उसमें। कमेंस फ्रॉम द डे ऑन विच इनटू बॉन्ड बिल ऑफ इंटरेस्ट फाइल्ड, बताओ, नहीं ना, आप लोग इंटेलिजेंट हो, आपको कोई पागल बनाएगा, आप बनोगे नहीं, है ना। तो यहाँ कौन सी डेट आएगी, ऑर्डर परमिटिंग टू डिपॉजिट इन वेयर हाउस, रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टम स्टेशन फॉर डिपॉजिट इन वेयर हाउस, जिस दिन ये ऑर्डर आया वो वाला दिन आपको लेना है। 6 नंबर पॉइंट पे अपने पहुंच चुके हैं, जहां की बोलता है ओनर का क्या राइट है टू बी डेल्ट विद गुड्स इन वेयर हाउस। वेयर हाउस में गुड डाल दिया तो गया, खत्म, फिनिश, ओवर, अब सीधा पैसा देंगे तभी देख पाएंगे, नहीं यार, ऑब्वियसली ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो इसमें क्या होता है, द ओनर हैज एवरी एक्सेस टू द गुड्स इन कोर्स ऑफ हिज डीलिंग विद द गुड्स, ही में क्या क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है गुड्स को कि भाई बराबर है ना सब, गुड्स को शो कर सकता है फॉर सेल, यानी कस्टमर को लाके दिखा सकता है कि देख भाई मेरे पास ये वाला गुड्स है, खरीदेगा क्या। इंश्योर कर सकता है कि गुड्स आर नॉट डिटोरिएटेड और गेट डैमेज ड्यूरिंग स्टोरेज इन द वेयर हाउस, जब वेयर हाउस में गुड्स को रखा जाता है वो खराब ना हो, तो इसके लिए जो भी स्टेप्स लेने नेसेसरी वो ले सकता है, और गुड्स को सॉर्ट कर सकता है, अरेंज कर सकता है अपने हिसाब से। तो ओनर के पास एक्सेस होगा, वो क्या कर सकता है, वो दिखा सकता है बेचने के लिए, वो प्रॉपर स्टेप ले सकता है ताकि गुड्स खराब ना हो, वो गुड्स को सॉर्ट कर सकता है और वो इंस्पेक्ट भी कर सकता है गुड्स को। मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग वेयर हाउस, मैन्युफैक्चरर लिखा है, मैन्युफैक्चर कर देना, मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग वेयर हाउस, वेयर हाउस के दौरान मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके पहले एक बार ऊपर से लेके नीचे तक एक रिवीजन मारते हैं, ठीक है, आ जाओ, यहाँ यहाँ सोना नहीं है, उठो उठो, पानी पियो, आ जाओ सब आओ। मैंने भी पी लिया पानी, चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ वेयरहाउसेस 3 प्रकार के, पब्लिक, प्राइवेट एंड स्पेशल। स्पेशल में नोटिफाइड गुड्स जाते हैं और ये कस्टम के कंट्रोल में होता है। प्राइवेट में क्या होता है, लाइसेंसी और जो प्राइवेट पार्टी होती है वो उसको मैनेज और एस्टैब्लिश करती है और लाइसेंसी अपना गुड्स इसमें रखता है। पब्लिक में क्या होता है, एस्टैब्लिश है मैनेज बाय गवर्नमेंट होता है, इसमें ड्यूटेबल गुड्स जाता है। कैंसिल कर सकता है लाइसेंस को, बिल्कुल कैंसिल कर सकता है, अगर आप कोई कॉन्ट्राविन कर दिया प्रोविजन ऑफ द एक्ट, और या तो फिर आप कोई कंडीशन ब्रीच कर दिया तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होते 7 दिन के अंदर या तो गुड्स को होम कंजम्पशन या तो दूसरे वेयर हाउस और या तो एक्सपोर्ट कर देना। और जब भी अगर पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी चल रही है तो उस दौरान क्या होगा, और आप कोई भी गुड्स डिपॉजिट नहीं कर पाओगे वेयर हाउस में। फिर अपने पड़े बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं, जनरल होते हैं और एक होता है कंसाइनमेंट बॉन्ड। कंसाइनमेंट बॉन्ड मतलब थ्राइस द अमाउंट वाला, और 24% इंटरेस्ट वगैरह उसमें रहता है, वेयरहाउसिंग चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। जनरल बॉन्ड जो होता है एसीडीसी को अप्लाई करो, वो तुम्हारे लिए जनरल बॉन्ड बना देगा डिपेंडिंग ऑन योर पास्ट, फ्यूचर एंड एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। परमिशन फॉर रिमूवल, जिस दिन ऑर्डर आएगा आपको कि कस्टम स्टेशन से निकाल के वेयर हाउस में डाल दो, वो वाले ऑर्डर की बात करें, ये क्यों जरूरी है अभी पढ़ेंगे, चूंकि अपने पास टाइम लिमिट है। अगर आपने गुड्स मंगाया वो 100% ईओयू एचटीपी एसटीपी में होने वाला है, तो उस केस में आपको अनलिमिटेड टाइम, आप जब तक चाहो तब तक रख सकते हो, गुड्स को इंटरेस्ट तक नहीं देना है। अदर देन दिस वाला है तो उस केस में आपके पास 1 ईयर का टाइम लिमिट है, 1 ईयर तक आप रख सकते हो, उससे कम रख सकते हो क्या, ऑब्वियसली यार उससे कम तो रख ही सकते हो, उससे कम रख सकते हो, पर 1 ईयर का आपके पास टाइम लिमिट है। वन मोर थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ओवर हियर इज कि 90 डेज तक इंटरेस्ट फ्री है, 91st डे से टिल द टाइम आप नहीं कर देते हो, मतलब आपका रिमूवल नहीं हो जाता, तब तक आपको 15% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये सारे डेट्स कहाँ से कैलकुलेट करने, इनटू बॉन्ड से नहीं यार, ये डेट हमको कैलकुलेट करना है फ्रॉम द ऑर्डर, जिस दिन अपने को ऑर्डर मिला फॉर रिमूवल फ्रॉम कस्टम स्टेशन टू वेयर हाउस, यानी जिस दिन वेयर हाउस में डिपॉजिट का ऑर्डर मिला वो वाला डेट से लेना है अपने को। अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही उस समय, तो उस केस में अगर कोई ड्यूटी नहीं लगी तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगने वाला है। ओनर के पास राइट है एक्सेस करने का, इंस्पेक्ट कर सकता है, शो कर सकता है सेल के लिए, और प्रॉपर स्टेप ले सकता है कि डिटोरिएट ना हो, और सॉर्ट भी कर सकता है गुड्स को। अब बताओ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं क्या वेयर हाउस में, बिल्कुल। देखो, द ओनर ऑफ एनी वेयर हाउस गुड्स में कैरी एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विद द परमिशन ऑफ एसीडीसी सब्जेक्ट टू प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन। देखो हुआ क्या, यहाँ आ, ठीक, अब हमने क्या किया, ए बी सी प्रोडक्ट मंगाए, इसको वेयर हाउस में डाल दिए, फिर इससे अपने मैन्युफैक्चर किए वेयर हाउस में ही परमिशन लेके एसीडीसी का और कंडीशन फुलफिल करके डी को, ठीक है। अब डी को हम लोग मैन्युफैक्चर किए, अब डी को हम लोग अगर मैन्युफैक्चर किए तो अब क्या होगा, ये डी के साथ अपने क्या क्या कर सकते हैं, डी को या तो हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं या तो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवा सकते हैं, तीन ही तरीके होते हैं रिमूवल के। तो अगर हम होम कंजम्पशन के लिए इसको क्लियर करवाते
तो उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, उस सिनेरियो में माना जाएगा कि आपने डी को ही इंपोर्ट किया है और रेट भी आपको डी का ही लगेगा। आपने इंपोर्ट किया ए बी सी, वेयर हाउस में आपने मैन्युफैक्चर कर दिया, उसको जोड़ जाड़ के डी बना दिया, और डी से आपने होम कंजम्पशन के लिए जब डी को क्लियर करवाया तो माना जाएगा कि आपने डी को इंपोर्ट किया था, डी का ड्यूटी रेट लग जाएगा। और मान लो अगर आपने एक्सपोर्ट किया था, अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो एक्सपोर्ट कर दिया तो उस सिनेरियो में तो ड्यूटी लगेगा ही नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट में तो ड्यूटी अगर नहीं लगता है तो, और अगर लगता है तो फिर लग जाएगा, डी वाला ही ड्यूटी रेट लग जाएगा। सिंपल सी बात है। If finished goods are exported out of India, no duty is payable. Import duty on goods contained in such exported goods will be remitted. मतलब नहीं देना पड़ेगा। फिनिश गुड्स को अगर होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवा रहे हो तो जो भी ड्यूटी चार्जेबल है वो पे करना पड़ेगा, एज इफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैव बीन इंपोर्टेड। यानी अपने एग्जांपल में डी को अपने इंपोर्ट किए थे। अब 50-50 कर, मतलब थोड़ा सा एक्सपोर्ट करो थोड़ा सा होम कंजम्पशन, तो अकॉर्डिंगली प्रोराटा बेसिस पे आपका बाइफर्केशन हो जाएगा। अगर मैन्युफैक्चर किए तो कुछ वेस्टेज या रिफ्यूज भी बनेगा। मान लो हमने ए बी सी इंपोर्ट किया, वेयर हाउस में गए, वेयर हाउस में हमने डी बनाया। अब डी का क्या करते हैं ये तो पता चल गया, पर डी जब अपने बनाया तो उसके साथ कुछ वेस्ट भी जनरेट हो गया, कुछ वेस्ट जनरेट हो गया। अब इस वेस्ट के लिए अपने क्या कर सकते हैं, इस वेस्ट को अगर तुम क्लियर करवाते हो होम कंजम्पशन के लिए तो ड्यूटी पे कर दो, बात खत्म। या तो इस वेस्ट में तुमको कोई ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा, पर तुमको इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ठीक है। इफ फिनिश गुड्स आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया तो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा, रेमिट हो जाएगा वेस्ट पे। पर उस सिनेरियो में तुमको उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और या एक काम करो, ड्यूटी दो और वेस्ट को घर लेके जाओ, ड्यूटी दो वेस्ट को घर लेके जाओ, क्योंकि ड्यूटी तो तुमको उस पर देना पड़ेगा। वेस्ट तुम्हारे लिए है, पर वो वेस्ट नहीं है कस्टम अथॉरिटी के लिए, ठीक है। अगर फिनिश गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवा रहे तो ऑब्वियसली इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दो, और पार्टली पार्टली है तो उस केस में प्रोराटा बेसिस पे बांट देंगे। तो जो भी वेस्ट जनरेट हुआ उसको क्या करो, अगर आपका जो एक्सपोर्ट होने वाला फिनिश गुड्स, तो वेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दो, कोई ड्यूटी मत दो, और या तो गुड्स को जाने दो और वेस्ट को घर ले आओ और उस पर ड्यूटी दे दो। अगर होम कंजम्पशन के लिए आपका क्लियर होने वाला है तो उस सिनेरियो में फिनिश गुड्स जो बना है वो यानी डी, अगर होम कंजम्पशन के लिए क्लियर होने वाला है तो उस केस में वेस्ट पे भी आपको ड्यूटी देना पड़ेगा। 8 नंबर पॉइंट इतना सिंपल था। रिमूवल ऑफ गुड्स जल्दी से बताओ कैसे होता है। 3 तरीके बताए थे, वैसे ही होता है और कुछ भी यूनिक नहीं है इसमें, वही 3 तरीके। क्या, या तो होम कंजम्पशन कर दो, या तो एक्सपोर्ट कर दो, या तो एक से दूसरे में उठा के डाल दो। तो ट्रांसफर फ्रॉम वन वेयर हाउस टू अनदर, बोला था ना, परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर लगता है। क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन ये भी तो बताया था। अच्छा, होम कंजम्पशन क्लियर कराने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं, ड्यूटी जितना भी लेवल होता है, पेनल्टी रेंट इंटरेस्ट जितना भी चार्जेस होता है वो सारे पे कर देते हैं, और प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर दे देता है क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर दे देता है क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। तो अगर क्लियर करवाना है तो एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करो, सारे ड्यूटीज चार्जेस इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ पे कर दो, एंड फिर प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर दे देगा, ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, घर लेके चले जाओ। वेयर हाउस गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन, या तो एक्सपोर्ट के लिए उसको क्लियर करवा दो, एक्सपोर्ट के लिए उसको क्लियर करवा दो, तो उसके लिए शिपिंग बिल फाइल करना पड़ेगा या बिल ऑफ एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर में पढ़ के आए हैं। एक्सपोर्ट ड्यूटी लेवेबल पेनल्टी वेयर हाउसिंग रेंट इंटरेस्ट जितने भी चार्जेस इंटरेस्ट वगैरह ड्यूटी वगैरह वो सब पे कर दो, एंड प्रॉपर ऑफिसर हैज मेड एन ऑर्डर फॉर क्लियरेंस, प्रॉपर ऑफिसर क्लियरेंस का ऑर्डर देगा, फिर उसको एक्सपोर्ट कर दो। रिलिंक्विश ऑफ टाइटल ऑफ वेयर हाउस गुड्स, क्या वेयर हाउस गुड्स का अपने टाइटल रिलिंक्विश कर सकते हैं क्या, कि नहीं भाई मेरे को नहीं चाहिए, तुम रखो, मैंने मंगा दिया, मैं ड्यूटी नहीं दे पाऊंगा अब। अच्छा, ये क्यों काम आता है, कई बार क्या होता है जैसे हमने कोई प्रोडक्ट मंगाया, ठीक है, अब उसका ड्यूटी आया ₹100, ठीक है, बट उसका मार्केट प्राइस किसी कारणवश गिर गया और वो हो गया ₹90, तो अब उसको ₹100 में क्लियर करवा के फिर 90 में बेच के 10 का एक्स्ट्रा लॉस लेके, इससे बेटर है कि पूरे माल को छोड़ दो। तो ओनर एट एनी टाइम, कभी भी बिफोर एन ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर गुड्स फॉर होम कंजम्पशन, ऑब्वियसली क्लियर करने से पहले रिलिंक्विश कर सकता है उसका टाइटल गुड्स पे। पेमेंट ऑफ पेनल्टी, आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, बट आपको नॉट लायबल टू पे ड्यूटी, आपको ड्यूटी नहीं देनी है, आपको पेनल्टी देनी है, आपको ड्यूटी नहीं देनी है।
However, the owner of such warehouse goods shall not be allowed to relinquish his title of goods regarding which offence has been have to be offense appears to have been committed under this act or any law for the time being in force। यानी क्या हुआ, आप वेयर हाउस में गुड्स रखे और वो गुड्स में कुछ ऑफेंस था, अब आप क्या सोचे रिलिंक्विश कर देंगे बच जाएंगे? नहीं 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 नहीं, तब नहीं रिलिंक्विश कर पाओगे, तब नहीं हो पाएगा। तो रिलिंक्विश तुम कभी भी कर सकते हो, होम कंजम्पशन से क्लियर करवाने से पहले पेनल्टी देना पड़ेगा, ड्यूटी नहीं देना, पर कोई ऑफेंस अगर कमिटेड है उस गुड्स पे तो फिर नहीं कर पाओगे। 10th नंबर पॉइंट पे अपने आ गया अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉलेटाइल गुड्स। अब ये क्या है, देखो कई बार क्या होता है ना, पेट्रोल वगैरह हो गया, डीजल पेट्रोल प्रोडक्ट्स हो गया, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया, ये सब क्या होता है ना कि नेचुरली ये सब थोड़ा एवोपोरेट हो जाते हैं। मान लो कि आप 10 लीटर का एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 लीटर लाए हो तो समझ लो कि 9 लीटर्स बचा, 1 लीटर जो है वो एवोपोरेट हो गया। तो फिर अब इंपोर्टर बोलता है कि यार 1 लीटर तो एवोपोरेट हो गया, वो तो मेरा कोई यूज का आया नहीं, तो काम करो ना, इसको मेरे को प्लीज आप तुम इस 1 लीटर पे ड्यूटी हमको मत देना दो, क्योंकि मेरे पास आया ही नहीं ना, मैं फिर क्यों कैसे ड्यूटी दूँ, पॉसिबल नहीं है ना। तो इसके लिए एक है सेक्शन, क्या बोलता है, वेयर when any warehouse good notified under this section, notified goods होना चाहिए, notified volatile goods। क्वेश्चन एयर में इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, वो जरूर देख लेना, लिस्ट है उसके बाद रीड कर लेना, अगर याद कर पाओ तो फिर बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एविएशन फ्यूल, मोटर स्पिरिट एक्सेट्रा are at the time of delivery from any warehouse found to be deficient in quantity on account of natural loss, तो असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम में रेमिट ड्यूटी को रेमिट कर देंगे। यानी कोई भी वेयर हाउस गुड्स है जो कि नोटिफाइड गुड्स है, पेट्रोलियम वगैरह, तो उस केस में जितना भी नेचुरल लॉस हुआ है उस केस में उतना का आपको रेमिशन मिल जाएगा। इम्प्रॉपर रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस, इम्प्रॉपर रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस, देखो 3 तरीके बताए थे, अगर उन 3 तरीकों से गुड्स को नहीं रिमूव करोगे तो इम्प्रॉपर रिमूवल हो जाएगा। और या तो एक्सपायरी हो गया आपका पीरियड का, जो कि होता है कितना, मैक्सिमम 1 ईयर होता है, 1 ईयर नहीं होता है, मैक्सिमम 1 ईयर या जितना आप मांगो, अगर वो एक्सटेंड हो जाता है तो उसको भी काउंट कर लेंगे, लेकिन आपका इम्प्रॉपर रिमूवल अपने यहाँ पे कंसीडर करेंगे अगर आपने गुड्स को रिमूव नहीं किया 3 तरीकों से, होम कंजम्पशन, एक्सपोर्ट, एक से दूसरे में। अगर आप कॉन्ट्राविन कर सकते हो सेक्शन 71 को, या वेर एनी warehouse goods have been removed from warehouse, where any warehouse goods have not been removed from warehouse at the expiration of the period during which such goods are permitted under section 61, and where any goods in respect of which bond has been executed under section 59 and which has not been cleared for home consumption या export are not duly accounted for the satisfaction of proper officer। यानी ये 3 चीजें हुई तो आप नहीं कर पाओगे। सेक्शन 71 कौन सा हुआ, अरे वही 3 तरीके रिमूवल के, एक्सपोर्ट, होम कंजम्पशन एंड तुम्हारा एक से दूसरे में डालना, एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में डालना, वो इसी को बोलते हैं 71। और अगर एक्सपायर हो गया आपका पीरियड, तो इस एक्सपायरी वाले पीरियड के लिए क्वेश्चन है, उसमें क्या आपको मस्त बात बताता हूँ, ध्यान रखना। ड्यूटी रेट जनरली जो लगता है वो तो लगता ही है, बट इस केस में जो ड्यूटी रेट का डेट होगा, जो ड्यूटी रेट का डेट होगा वेयर हाउस वाले केस में, वो होगा आपका एक्सपायरी पीरियड का, एक्सपायरी पीरियड का, ठीक है। मतलब जनरली क्या होता है, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री का ड्यूटी रेट का डेट लेते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने रिमूव नहीं किया टाइमली, फॉर एग्जाम्पल आपका पीरियड ओवर हो गया 30th डे पे और आपने रिमूव किया 40th डे पे, तो जनरली एक्स बॉन्ड ऑफ 40th डे को फाइल करोगे, तो जब 40th डे को एक्स बॉन्ड बिल फाइल करोगे ना, पर आपको ड्यूटी रेट जो लगेगा ना, जो डेट का ड्यूटी रेट लगेगा वो आपको 30th डे का लगेगा, जिस दिन आपका एक्सपायर हुआ वो वाला पीरियड। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन में अपने देखेंगे। कर दिया इम्प्रॉपर रिमूवल, क्या कर लोगे बताते हैं। डिमांड करेंगे पेमेंट ऑफ ड्यूटी, इंटरेस्ट, वेयरहाउसिंग चार्जेस और पेनल्टी। डिटेन एंड डिस्पोज ऑफ सच क्वांटिटी ऑफ गुड्स आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस ऑफ डिमांड टू द ओनर, यानी तुरंत आपसे डिमांड कर लेंगे, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, इंटरेस्ट सब कुछ लेंगे, प्लस अगर आपने फिर भी नहीं दिया तो आपके गुड्स को डिटेन कर देंगे, सीज कर देंगे और बेच भी देंगे, ओबीएच दे देंगे, पहले टेंशन मत लो। बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा क्या, ऑब्वियसली गुड्स रिमूव कर लोगे तो बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा। गुड्स हैव बीन क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन या एक्सपोर्ट, एक से दूसरे वेयरहाउस में डाले तब कैंसिल होगा क्या, नहीं यार, कैसे कैंसिल हो सकता है, तब कॉमन सेंस लगाओ। सिर्फ होम कंजम्पशन या एक्सपोर्ट किए हो और सारे ड्यूज वगैरह पे कर दियो तो प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर देगा बॉन्ड, प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर देगा बॉन्ड। कस्टडी एंड रिमूवल ऑफ वेयर हाउस गुड्स, वेयर हाउस कीपर will be in charge of warehouse and shall have computerized system for accounting of goods।
इन केस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सिर्फ रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल होता है, ऊपर पढ़ के आए थे। एंड स्पेशल में क्या होता है, लॉक्ड एंड एनी रिमूवल एंड डिपॉजिट ऑफ गुड्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड ऑफिसर, बताया था ना ऊपर। He shall keep copies of documents evidencing the receipt or removal of goods into and from the warehouse and copy of bond executed. The said records कितने दिन तक प्रिजर्व करके रखना है, मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, जिस दिन गुड्स रिमूव हुआ वहां से 5 साल तक आपको सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने हैं। वेयर हाउस गुड्स आर रिमूव्ड 71 का कॉन्ट्रावेन कर दिया तो लाइसेंसी शैल बी लायबल टू पे ड्यूटी, इंटरेस्ट, फाइन एंड पेनल्टी। This would be in addition to any other action that may be taken against him under this act or any other law for the time being in force. That's customs entire provision. We had did it. एक बार यहाँ से देख लो, क्या हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं गुड्स को वेयर हाउस में, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर फिनिश गुड्स जो आपका अगर एक्सपोर्ट होने वाला है तो ऐसा मानेंगे तो आपको कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। जितना भी ABC अपने मंगाए और D मंगाए थे तो ABC पे कोई ड्यूटी नहीं देनी है, पर अगर आप होम कंजम्पशन के लिए करवा रहे हो तो माना जाएगा कि आपने D को इंपोर्ट किया है और D की ड्यूटी आपको देनी है। पार्टली है तो पार्टली बाइफर्केशन हो जाएगा। कोई वेस्टेज जनरेट हुआ तो फिनिश गुड्स आपका एक्सपोर्ट होने वाला तो कोई ड्यूटी नहीं देनी है, प्रोवाइडेड आप वेस्टेज को डिस्ट्रॉय कर दो और या तो वेस्टेज पे ड्यूटी दो और उसको अपने घर लेके जाओ। पर अगर आपका गुड्स है जो कि होम कंजम्पशन के लिए जाने वाला है, जो भी आपका फिनिश गुड्स है यानी D को हम लोग होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवाएंगे तो वेस्ट को भी होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवाना पड़ेगा और उस पर ड्यूटी देनी पड़ेगी। पार्टली हुआ तो पार्टली बांट लेंगे। रिमूव करने के 3 तरीके, एक से दूसरे में डालना, एक्सपोर्ट करना, होम कंजम्पशन। होम कंजम्पशन के लिए क्या फाइल करते हैं, एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर देता है कि जाओ रिमूव कर दो जब सारे ड्यूटीज, इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ पे हो चुके होंगे। एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में जाने के लिए सिर्फ प्रॉपर ऑफिसर का परमिशन, एक्सपोर्ट के लिए अपने जो एक्सपोर्ट प्रोसीजर पड़े वही करना पड़ेगा, शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, एंड उसके बाद आपका जितना भी एक्सपोर्ट ड्यूटी, पेनल्टी वगैरह वो सब कुछ पे कर दो। प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर देगा कि जाओ इसको एक्सपोर्ट कर दो। रिलिंक्विश कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हो, होम कंजम्पशन से पहले कर सकते हो, लेकिन कोई ऑफेंस कमिट किया तो तब नहीं कर पाओगे तुम इसमें, आपको सिर्फ उस समय पेनल्टी देनी पड़ेगी, आपको ड्यूटी देने की कोई नीड नहीं है। वोलेटाइल गुड्स है तो उस केस में अगर वो नोटिफाइड है तो जितना भी आपका नेचुरल लॉस हुआ है उसके लिए आपको रेमिशन मिल जाएगा, आपको उसने पे ड्यूटी नहीं देनी है। इम्प्रॉपर रिमूवल मतलब जो 3 तरीके, अगर वैसे नहीं रिमूव किया तो इम्प्रॉपर हो गया, और या तो फिर आपका एक्सपायर हो गया पीरियड जो कि है 1 year, 1 year है नहीं, मैक्सिमम 1 year है या जितना आप मांगो वो। इंटरेस्ट फ्री क्या है यार, हाँ याद कर, नहीं याद आया, बता रहा हूँ, 90 डेज तक इंटरेस्ट फ्री, 91 के बाद 15% पर एनम से इंटरेस्ट लगता है ड्यूटी पे। नहीं इम्प्रॉपर कर दिया, क्या कर लोगे, तुम्हारे गुड्स को डिटेन भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, OBS दे देंगे, टेंशन मत लो। बाकी तो डिमांड ऑफ ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी ये सब तो कर ही सकते हैं। बॉन्ड कैंसिल कब होगा, बॉन्ड कैंसिल तब हो जाएगा जब होम कंजम्पशन या एक्सपोर्ट करवा दोगे तब। वेयर हाउस के ऊपर इंचार्ज होता है, प्राइवेट और पब्लिक में रिकॉर्ड बेस्ड होता है, और यहाँ पे तो तुम्हारा कस्टम का ताला ही लगता है स्पेशल वाले में, 5 साल तक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। आ जाओ फटाफट क्वेश्चनर वाले पे, क्वेश्चनर पे अपने यहाँ पे आगे। क्वेश्चन नंबर 1 अपने ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, goods other than capital goods intended for use in 100% can be warehoused only till the expiry of 5 years, याद करो, नहीं ना, अनलिमिटेड पीरियड, तो ये हो गया इनवैलिड, यहाँ पे हो गया अनलिमिटेड पीरियड के लिए। Goods other than capital goods intended to be used 100% EOU, STP, ESTP can be warehoused till the consumption or clearance of such goods। अब कंजम्पशन का मतलब समझ में आया, जब मैन्युफैक्चर अगर कर दिए तो वो वाला पॉइंट के लिए। इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री लेते हैं क्या, नहीं यार सबको पता है, ऑर्डर फॉर क्लियरेंस वाला से लेते हैं। ऑर्डर फॉर क्लियरेंस नहीं, सॉरी, ऑर्डर फॉर डिपॉजिट इन वेयर हाउस, ऑर्डर फॉर डिपॉजिट इन वेयर हाउस से। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा था, देखो क्या हुआ इसमें। एन इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल किया अपने, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री जो है अपने फाइल किया हुआ है यहाँ पे, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल किया अपने 15/4/2017 को। गुड्स को अपने क्लियर करवाए फ्रॉम पार्ट फॉर वेयर हाउस, वेयर हाउस किए अपने इसी तारीख को, एसेसेबल वैल्यू था $60,000। ऑर्डर किस दिन आया, 22/4/2017, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर परमिटिंग डिपॉजिट इन वेयर हाउस, मेहुल उसको डिपॉजिट किया है बट डिड नॉट क्लियर द इंपोर्टेड गुड्स, विच पीरियड विच गॉट ओवर एट 22/8/2017। नोटिस आ गया 72 पे एंड इंटरेस्ट पेनल्टी मांगा गया, और मेहुल हैज क्लियर द गुड्स ऑन 15/9/2017। तो उसको क्लियर कब तक करवाना था, 22/8/2017 तक, उसने किया 15/9/2017 को क्लियर। तो यहाँ पर अगर ध्यान दो तो इम्प्रॉपर रिमूवल का केस हुआ है, यहाँ पे एक्सपायरी के बाद रिमूव कर रहा है, इसका मतलब वो इम्प्रॉपर रिमूवल में आ गया है।
तो इंटरेस्ट वगैरह तो वैसे भी लगेगी। तो कैसे क्या कैलकुलेशन है, चलो देख लेते हैं। ये क्यों जरूरी है, इम्प्रॉपर में इंटरेस्ट तो वैसे भी लगता, तो इसमें मतलब क्या यूनिक है? यूनिक ये है, वो याद करो क्या बोला था, ड्यूटी रेट किस दिन का लगेगा, जिस दिन इम्प्रॉपर रिमूव हुआ है, यानी जिस दिन एक्सपायर हुआ है पीरियड। तो इसका एक्सपायरी पीरियड है 22/8, 22/8 को रिमूव कर देना चाहिए था, 22/8 को इसने रिमूव नहीं किया, तो उस केस में अपने लेंगे 10%। और याद करो अभी तक पढ़ के आए होगे कि एक्सचेंज रेट किस दिन का लेते हैं, इनटू बॉन्ड का, और इनटू बॉन्ड इसका हुआ है किस दिन, 65। ठीक है, इस दिन हुआ ना इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। अब याद देखो, एसेसेबल वैल्यू $60,000 में है, इसको कन्वर्ट किया 60,000 इंटू 65, आया 39 lakhs। इस पे हमने कस्टम ड्यूटी ऐड किए 10%, कहा था ना 10%। सोशल वेलफेयर सरचार्ज कभी मत भूलना अपने कस्टम के, मैं क्लास में भी यही चीज हमेशा रिपीट करता हूँ। कस्टम छोड़ो, हमने जीएसटी का जो फर्स्ट पेज है अपने मॉड्यूल का, अगर मेरा मॉड्यूल यूज कर रहा हो तो इस मॉड्यूल के फर्स्ट पेज में ब्लैंक स्पेस है, वहां जाके लिख दो कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज मत भूलना कस्टम के सांस में, वरना फंस जाओगे। वो क्या, टोटल कस्टम ड्यूटी आ गया, याद करो 15% में क्या बोला था, ड्यूटी पेबल पे। तो 15% ड्यूटी पेबल पे, 15% ड्यूटी पेबल वाले पे 56 इंटू 365। 56 कैसे आया, 56 आपका इस हिसाब से आया है, 10 दिन जुलाई का, 31 डे अगस्त का, 15 सितंबर का, मतलब फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर फॉर वेयर हाउसिंग, यानी 22/7। ठीक है, टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पे, 91st डे से लेके टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट तक। तो 91st डे से 56 यहाँ पे आता है, तो 56 डिवाइड बाई 365 एंड आपका इंटरेस्ट 9873 आ गया। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आने के बहुत ज्यादा हाई चांस है इसके। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है ना वेयर हाउसिंग में, तो जो जो मेरे बुक में कवर है और जो क्वेश्चन में कवर है ना, बोलूंगा तो नहीं पर चांसेस है आने का, तो ट्राई कर लेना इसको अच्छे से, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन तो मैंने आपको करवाई, आप कर लोगे, इजी है, इसमें कुछ भी ऐसे समझाने वाला नहीं है। देखो मैंने आपको बोला था ना नोटिफाइड गुड्स, वो ये है, वो एक बार रीड कर लेना, लर्न हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, तो रीड तो एटलीस्ट कर लेना, एमसीक्यू में शायद पूछ सकते हैं। एंड दैट्स इट, एंड यू कैन डू इट। मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, हाँ मैं आपके साथ ये वाला पूरा शेयर कर दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको पूरा बुक चाहिए, जो कि अपना कस्टम का भी है और जीएसटी का भी एक साथ आपको मिल जाएगा, काफी सही वैल्यू पे आपको ये प्रोवाइड हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, क्वेश्चन के साथ आप चाहो तो इसको परचेज कर सकते हो, वरना वेयर हाउसिंग का तो नोट्स मैं आपको दे ही रहा हूँ। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एमसीक्यू वाली वीडियो भी आने वाली है, एमसीक्यू, हाँ जी ऐसे के पूरे एमसीक्यू करेंगे कम से कम टाइम में। और यहाँ पे आपका खत्म होता है वेयर हाउसिंग चैप्टर, होप सो आपको बड़ा मजा आया होगा, अमेंडमेंट भी है इसमें तो ध्यान देना और भटक मत जाना। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम पे भी जाके सब्सक्राइब कर लेना अगर पहुंच गए हो नोट्स के लिए तो, और नीचे कमेंट्स करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया।